Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to perform lab number 3 of our power system analysis course, which is about formation of VIBUS on Power World Simulator. In this lab we are going to learn how to create VIBUS metrics from a single line diagram given to us, or maybe sometimes it's specifications given to us. So we will learn how to create the VIBUS metrics from that given single line diagram practically as well as theoretical calculation as well. So on practical purpose, we are going to implement this single line diagram on Power World Simulator, and we will try to create the VIBUS metrics from its tools, and then we are going to export this VIBUS metrics on MATLAB, and then we'll calculate some parameters like sparsity on MATLAB. So let's get started. So before starting, let's just have an overview of what is VIBUS metrics. So basically, and why do we calculate VIBUS metrics? So बेसिकली हमारे पास अगर हम देखा जाए तो इस लैब का जो हमारा टारगेट है वो है पावर सिस्टम एनालिसिस, एंड वी नो कि किसी भी किस्म का किसी भी सिस्टम का हमें एनालिसिस करने के लिए हमें उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी आनी चाहिए। क्यों मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी इंपॉर्टेंट होती है? ताकि हम उस पूरे सिस्टम को इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस हम लोग एक्सप्रेस कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें। अब उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारे पास पूरा सिस्टम इक्वेशंस की फॉर्म में आ जाए तो येस वी कैन प्ले अराउंड विद द इक्वेशंस एंड देन वी कैन रिड्यूस वट एवर यू वांट टू रिड्यूस। और हमें किसी भी पैरामीटर को और एनालाइज करना हो, ऑब्जर्व करना हो कि उसमें चेंजेस किस तरह से आ रहे हैं, तो उस पैरामीटर की टर्म्स में हम इक्वेशन को फॉर्म करते हैं और फिर हम लोग जो भी हमें देखना होता है हम उन इक्वेशंस के थ्रू देख लेते हैं। Now, so it's important to draw the equivalent circuit or the mathematical model of any system to analyze it. तो हम पावर सिस्टम एनालिसिस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम पावर सिस्टम एनालिसिस के जितने भी एलिमेंट्स इसमें यूज़ होते हैं हम उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाना या फिर उसकी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। तो जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं पावर सिस्टम में, वो एक जनरेटर होता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, लोड, ये जो 3 से 4 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये मोस्ट कॉमनली जो है वो हमारे पास तकरीबन हर पावर सिस्टम में ही यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, सो लेट्स जस्ट लर्न हाउ टू क्रिएट द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो हमारे पास मैंने ये अलग से बनाने की कोशिश की है, तो इसको अगर आप देखें, ओके सो सबसे पहले ये हमारे पास इंडिविजुअल एलिमेंट्स के इक्विवेलेंट मॉडल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जनरेटर। ठीक है, जनरेटर हमारे पास जनरेटर में पता है कि क्योंकि जनरेटर हमारे पास वोल्टेज सप्लाई करता है। नॉट एवरी जनरेटर ऑफ कोर्स, देयर आर टाइप्स ऑफ जनरेटर। तो हम लोग जो मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं वो है कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई। अच्छा, इन मैथमेटिकल मॉडल और या फिर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम इन कंपोनेंट्स की हम लोग बहुत ज़्यादा तरीक़ों से बना सकते हैं। जैसे जनरेटर को भी हम डिफरेंट तरीक़ों से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट फॉर द एनालिसिस पर्पस इन दिस कोर्स ओनली वी आर ट्राइंग टू create the equivalent circuit of a generator in terms of a constant voltage supply। ठीक है, तो हमारे पास ये जो जनरेटर है ये कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई सोर्स है। ठीक है, तो जो कि सम काइंड ऑफ ई वोल्टेज या फिर वी वोल्टेज, कोई भी वोल्टेज जो सप्लाई कर रही है उसका वेरिएबल आप सेलेक्ट कर लें, और फिर उसकी सीरीज इम्पिडेंस, यानी सीरीज इम्पिडेंस में रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग पूरे जनरेटर को मॉडल करते हैं। ठीक है, एक हमारे पास सप्लाई वी या फिर ई, जो भी आपको कंसिडर करना है, और फिर उसकी सीरीज़ रेजिस्टेंस उस जनरेटर की और सीरीज़ रिएक्टेंस। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे जनरेटर को मॉडल कर लिया। ठीक है, और ये आगे फर्दर किसी भी सर्किट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से इस पॉइंट से किसी भी फर्दर सर्किट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद वी हैव मोटर। मोटर में हमारे पास अगेन इट्स सिमिलर टू द जनरेटर, सिर्फ हमारे पास जो फिनोमेना होता है वो थोड़ा सा इन्वर्स हो जाता है। जनरेटर जो है सप्लाई करता है, मोटर जो है वो कंज्यूम करती है इलेक्ट्रिक पावर। तो फिर हमारे पास ये जो बनेगा, इसमें भी अगेन सिमिलर टू दैट मोटर, सिमिलर टू द जनरेटर, वी हैव द सीरीज इम्पिडेंस आर प्लस jx that is a series impedance, and then some drop around the voltage drop around the motor। ठीक है, तो ये हमारे पास मोटर के बन गए। और फिर अगर मोटर इज द फाइनल लोड, मोटर किसी और चीज़ के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो फिर ऑफ कोर्स देयर विल बी अ ग्राउंड। अगर किसी और के साथ कनेक्टेड है तो देन दैट सर्किटरी विल बी कनेक्टेड देयर।
ठीक है, और यहाँ पर भी ये किसी ना किसी सर्किटरी से, किसी सप्लाई सर्किटरी से कनेक्टेड होगा. सो बेसिकली दिस इज द इक्विवेलेंट मॉडल, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द मोटर. नाउ कम्स द ट्रांसमिशन लाइन. सो ट्रांसमिशन लाइन के बारे में हमें सबको पता है कि ट्रांसमिशन लाइन हमारे पास तीन तरह की ट्रांसमिशन लाइन होती है, यानी कि हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइंस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द depending upon the length of the transmission line. So we have three categories of transmission line. One is the short transmission line, medium transmission line and the long transmission line. ठीक है, पावर सिस्टम से मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो है वो ज़्यादातर मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन या फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन यूज़ हो रही होती है. इफ़ इट्स अ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज पावर सिस्टम, तो उसमें हमारे पास मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन यूज़ हो रही होती है. इसमें जो हमने एग्जाम्पल ली है वो ली है एक मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन की, जिसको हम लोग फर्दर तीन तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं. अच्छा, बिफोर टेलिंग अबाउट द मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन, लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट लेंथ ट्रांसमिशन लाइन. शॉर्ट लेंथ ट्रांसमिशन लाइन में हमारे पास हम पूरी ट्रांसमिशन लाइन को एक सीरीज रेजिस्टेंस और सीरीज रिएक्टेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस. जैसे ये यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास ये वाला पार्ट जो है, सिर्फ ये वाला पार्ट अगर हम कंसिडर करेंगे एक ट्रांसमिशन लाइन में, तो ये हमारे पास शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बन जाएगी. ठीक है, ओके. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन, तो मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन में हमारे पास सीरीज रेजिस्टेंस एंड सीरीज रिएक्टेंस के साथ साथ हमारे पास पैरेलल हमारे पास कैपेसिटिव इफेक्ट भी कंसिडर हम लोग करते हैं. अब कैपेसिटिव इफेक्ट हम लोग डिफरेंट तरीक़ों से कंसिडर कर सकते हैं. एक तो हम पाई मॉडल के थ्रू कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे कैपेसिटर को हम लोगों ने जितनी भी पूरी लाइन के अंदर जितनी भी कैपेसिटेंस हमें कैपेसिटिव इफेक्ट मिल रहा है, उसको हम लोगों ने दो हिस्सों में डिवाइड किया. एक को लाइन के स्टार्ट में लगा दिया, आधी कैपेसिटेंस को लाइन के स्टार्ट में लगा दिया और आधी कैपेसिटेंस को लाइन के एंड में लगा दिया, और बीच में जितना भी हमारे पास रेजिस्टिव और इंडक्टिव बिहेवियर है उसको एक साथ हमें लंप कर दिया. यानी कि हम लोगों ने जितना भी थ्रू आउट ये इफेक्ट जो होता है वो पूरी ट्रांसमिशन लाइन पे फैला हुआ होता है, उसको हम लोगों ने लंप कर लिया है एक जगह पर, और उसके इफेक्ट को कम्प्लीटली एक ही जगह पर कंसिडर करके उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, अपनी कैलकुलेशन में कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, तो ये थी हमारे पास अबाउट द मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन, अबाउट द पाई मॉडल. ठीक है, पाई मॉडल मैंने बताया. अच्छा, इसमें ये क्या है, ये हमारे पास रेजिस्टिव इफेक्ट है. ये हमारे पास रिएक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट है जो ट्रांसमिशन लाइन का है, जिसको हमने पूरी लाइन में फैला हुआ होता है एक जगह पर लंप कर लिया है. ये हमारे पास कैपेसिटिव इफेक्ट है. ठीक है, जो कि अगेन ये भी पूरी लाइन में ही फैला हुआ होता है, लेकिन हम लोगों ने उसको दो हिस्सों में डिवाइड करके एक को यहाँ लाइन के स्टार्ट में, ट्रांसमिशन लाइन के स्टार्ट में, और एक को ट्रांसमिशन लाइन के एंड में हम लोगों ने कंसिडर कर लिया. ठीक है, रेजिस्टेंस को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंस को हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं. सिंस दिस कैपेसिटेंस की जो हमारे पास इम्पिडेंस है वो हमारे पास पैरेलल में आ रही है, तो सीरीज में हम लोगों ने कंसिडर करने के लिए हम लोग उसका इन्वर्स ले लेते हैं, और Z का इन्वर्स हमें पता है Y होता है. अब क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस हमें यानी कि सिंस वी हैव Z इज इक्वल्स टू R प्लस माइनस JX होता है. ठीक है, यानी दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज रिएक्टेंस. इसी तरह से Y हमारे पास, अगर हम Y कंसिडर करें, Y इज द इन्वर्स ऑफ Z. R का इन्वर्स यानी कि रेजिस्टेंस का इन्वर्स हमारे पास कंडक्टेंस होता है, और हमारे पास जो रिएक्टेंस का जो इन्वर्स होता है वो हमारे पास इस फॉर्म में होता है, B की फॉर्म में होता है. B, this B is the reactance. Sorry, this is something. So I again repeat, Z is equals to R plus J plus minus J. Z का inverse is Y, that is admittance. Z हमारे पास impedance होती है, Z का inverse जो है वो हमारे पास admittance है. ठीक है, R हमारे पास resistance होती है, resistance का inverse हमारे पास जो है वो है resistance का inverse is conductance. ठीक है, that is represented by G, and then again plus minus depending upon the element. हमारे पास
दिस ओके नाउ एक्स हमारे पास रिएक्टेंस होती है, रिएक्टेंस का इन्वर्स जो होता है वो हमारे पास ससेप्टेंस होती है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर अगर हम पर्टिकुलरली देखें, यहाँ पर हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलल में नहीं लगी हुई। अब क्योंकि रेजिस्टेंस पैरेलल में नहीं लगी हुई तो ये जी का इफेक्ट जो है वो जीरो हो जाएगा और सिर्फ बी का इफेक्ट रह जाएगा। सो सिर्फ वाई इज इक्वल टू माइनस जे बी। माइनस क्यों है? बिकॉज इन कैपेसिटर है। ठीक है, otherwise maybe it's in if it's inverse then it should be plus as well. So let's just इसको हम देख लेंगे। सही, तो ये प्लस और माइनस डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट के हमारे पास कौन सा एलिमेंट है। अगर इंडक्टर है तो प्लस जे आता है, अगर कैपेसिटर है तो हमारे पास माइनस जे आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था पाई मॉडल ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन। इसके अलावा इस तरीके से हमारे पास पाई मॉडल के अलावा हमारे पास दूसरा जो दो और तरह के मॉडल होते हैं मीडियम लेंथ के ही, एक होता है टी मॉडल। टी मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने कैपेसिटिव इफेक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। टी मॉडल में हम लोग रेजिस्टिव यानी कि लाइन इम्पिडेंस के इफेक्ट को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और दोनों हिस्सों को, एक हिस्से को लाइन के स्टार्ट में रखते हैं और एक हिस्से को लाइन के एंड में, और बीच में हम कैपेसिटिव इफेक्ट शो कर देते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल लाइक दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज इंडक्टेंस, देन कैपेसिटिव इफेक्ट एंड देन अगेन रेजिस्टेंस। ठीक है, कैपेसिटर, दिस इज R by 2, this is X by 2, this is again X by 2, R by 2, and this is complete C, or you can say Y. C नहीं लिखेंगे यहाँ पर, Y लिखेंगे। I have deleted everything, so समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से यहाँ पर टी मॉडल बनता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो थर्ड मॉडल हमारे पास होता है वो है एंड कंडेंसर मेथड। उसमें क्या करते हैं, हम सारे एलिमेंट्स को एक ही जगह पर लंप करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है एंड देन कैपेसिटेंस। डिफिकल्ट फॉर मी टू शो। ठीक है, ये हमारे पास y हो गया, ये हमारे पास x हो गया और ये हमारे पास r हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास दूसरा एक तरीका है अपनी ट्रांसमिशन मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन को मॉडल करने का। लेकिन जो इन तीनों में से मोस्ट कॉमन मेथड जो ट्रांसमिशन लाइन मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन को मॉडल करने का यूज हो रहा होता है वो होता है पाई मॉडल। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिप्रेजेंटेड पाई मॉडल ओवर हियर, जो मोस्ट कॉमन यूज होता है एनालिसिस पर्पस के लिए। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो है होती है वो है लॉन्ग लेंथ ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग लेंथ ट्रांसमिशन लाइन इज सिमिलर टू द मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन, लेकिन उसमें हमारे पास थोड़ा सा एक लिमिटेशन ये आती है कि जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पूरी रेजिस्टिव इफेक्ट, पूरी रिएक्टेंस इफेक्ट और पूरी की पूरी जो हमारे पास कैपेसिटिव इफेक्ट है उन सबको एक साथ हम लोगों ने लंप कर लिया है यहाँ पर। लेकिन लॉन्ग लेंथ ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग लंप नहीं कर सकते, यानी कि हमें डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में ही उसको एनालाइज करना होता है। तो उसको एनालाइज करने का डिफरेंट तरीका है। वो अगर हम लोग किसी लैब में एग्जांपल लेंगे लॉन्ग लेंथ ट्रांसमिशन लाइन की, देन आई विल टेल यू हाउ टू मॉडल द लॉन्ग लेंथ ट्रांसमिशन लाइन। सो इट्स इन दिस लैब इट्स इम्पोर्टेंट टू नो हाउ टू मॉडल द मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ओके, सो दिस इज द मॉडल ऑफ मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन। आफ्टर दिस वी हैव ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर है हमारे पास, अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मर की जो टर्न्स रेशियो है वो है 1/1 if the consideration is that the transformer is considered have to have the turn ratio 1/1, अगर उसकी टर्न रेशियो 1/1 है यानी वोल्टेज टर्न रेशियो, और उसको हम लोग पर यूनिट में उसको एनालिसिस कर रहे हैं, देन वी कैन मॉडल द ट्रांसफॉर्मर इनटू दिस फॉर्म। अब ये फॉर्म हम लोगों ने बहुत बार पहले भी मशीन्स वगैरह में हर जगह पढ़ी है कि किस तरह से हमारे पास ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग की सीरीज रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, और फिर हमारे पास ये हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग की सीरीज रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय RS plus JXS, and then we have this मैग्नेटाइजिंग ब्रांच। मैग्नेटाइजिंग ब्रांच जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर की कोर होती है
वो हमारे पास ये मैग्नेटाइजिंग ब्रांच होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट इजीली कर सकते हैं, लेकिन ये तब जहाँ पर अजम्पशन हो कि ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशियो है वो 1/1 है, 1:1 है, और वो पर यूनिट में हम लोग उसको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये मोस्टली हमारे पास ये मोस्ट कॉमन केस हमारे पास पावर सिस्टम एनालिसिस में टर्न रेशियो हम लोग पर यूनिट में 1:1 ही कंसिडर करते हैं। क्यों कंसिडर करते हैं? बिकॉज हमें पता है कि पर यूनिट में हम लोग जो बेस वैल्यू लेते हैं वो ट्रांसफार्मर के इस साइड पर जो बेस वैल्यू लेते हैं, जो वो वाली वैल्यू लेते हैं जो ट्रांसफार्मर का ये वाला वोल्टेज होता है, और ट्रांसफार्मर के इस साइड पे जो बेस वैल्यू लेते हैं वोल्टेज की, वो वाली बेस वैल्यू लेते हैं जो ट्रांसफार्मर का एक्चुअली ये वाला वोल्टेज होता है। तो बेसिकली तो बेस वैल्यू डिवाइडेड बाय द एक्चुअल वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू होती है वही बेस वैल्यू होती है, तो दैट बिकम्स 1। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल दे देती हूँ समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो जो है वो है हमारे पास 11/66 kV, यानी कि ट्रांसफार्मर की एक साइड, प्राइमरी साइड 11 kV थी, और सेकेंडरी साइड जो थी वो थी 66 kV। तो अब हम लोगों को क्योंकि इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए वी मस्ट हैव अ बेस वैल्यू। ठीक है, अब बेस वैल्यू सेलेक्ट करना ये हमारे ऊपर होता है कि हम किस तरह से सेलेक्ट करते हैं। पावर सिस्टम एनालिसिस में हम लोग बेस वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह से जो है सेलेक्ट करते हैं कि ट्रांसफार्मर के इस साइड वाला जो सिस्टम होता है, यानी कि प्राइमरी साइड वाला जो भी सिस्टम होगा उसकी जो बेस वैल्यू होगी वो यही वाली लेंगे, और जो इस साइड वाला ट्रांसफार्मर की जो सिस्टम होगा सेकेंडरी साइड वाला, उस सिस्टम की जो बेस वैल्यू, बेस वोल्टेज वैल्यू लेंगे वो 66 लेंगे। यानी कि इस साइड की जो हमारे पास, एक सेकेंड, ओके, यानी कि इस साइड की जो हमारे पास बेस वैल्यू है, सॉरी, जो बेस वैल्यू है वो है 11 kV। तो हमारे पास पर यूनिट वैल्यू कैसे आएगी? पर यूनिट इज इक्वल्स टू एक्चुअल डिवाइडेड बाय बेस, और हमारे पास एक्चुअल भी 11 है और बेस भी 11 है, तो हमारे पास पर यूनिट जो है वो 1 आ जाएगी, 1 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ट्रांसफार्मर के इस साइड पर हमारे पास जो बेस वैल्यू हम कंसिडर करते हैं वो हम कंसिडर करते हैं बेस वैल्यू इज इक्वल्स टू 66 kV। पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे एक्चुअल, पर यूनिट वैल्यू के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस, so it will become 66 divided by 66 is equals to 1 volt। तो इस तरह से हमारे पास जो ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशियो होता है इन पावर सिस्टम एनालिसिस, इफ वी आर डूइंग द एनालिसिस इन द पर यूनिट सिस्टम, पर यूनिट इन द पर यूनिट फॉर्म, तो हमारे पास हमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो बन रहा होता है वो 1:1 ही बन रहा होता है। ठीक है, तो उस तरह से अगर वो केस हमारे पास आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, अपने ट्रांसफार्मर को इस तरह से मॉडल करेंगे जिसमें प्राइमरी साइड वाइंडिंग, सेकेंडरी साइड वाइंडिंग, और बीच में हमारे पास कोर वाइंडिंग। ठीक है, इसको मजीद सिंप्लीफाई हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो थोड़ा सा नियर टू आइडियल ट्रांसफार्मर है जिसमें हमारे पास लॉसेज बहुत कम होते हैं, बिकॉज दिस मैग्नेटाइजिंग कोर डिफाइन द लॉसेज ऑफ द ट्रांसफार्मर, तो हमारे पास लॉसेस कम है यानी कि लीकेज करंट कम होगा, तो हम इसको भी नेग्लिजिबल कंसिडर करके सिंपली RP प्लस XP JXP कर सकते हैं, यानी कि दिस प्राइमरी साइड इम्पिडेंस प्लस द सेकेंडरी साइड इम्पिडेंस, तो दोनों को एक साथ प्लस करके हम लोग सिंपली पूरे ट्रांसफार्मर को इस एक वाइंडिंग के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So this was the simple, very simple mathematical model or the equivalent circuit model of every element of our power system. ठीक है, so let's get back to our lab manual. ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने अब हर तरह हम लोगों ने पूरी ट्रांसमिशन लाइन के, सॉरी, पावर सिस्टम के हर एलिमेंट का हम लोगों ने इक्विवेलेंट मॉडल बनाना सीखा।
अब क्योंकि हमारे पास इक्विवेलेंट मॉडल आ गया है पूरे पावर सिस्टम का, तो हम लोग पूरे पावर सिस्टम को उसके अकॉर्डिंगली, उसकी सिंगल लाइन डायग्राम के अकॉर्डिंगली उस हर इक्विवेलेंट मॉडल को मर्ज कर लेंगे, और फिर हमारे पास जो सिंगल लाइन डायग्राम होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ दैट सिंगल लाइन डायग्राम में, और फिर हमारे लिए इट विल बी वेरी इजी टू डू द एनालिसिस। किस तरह का एनालिसिस हमारे पास हम कर सकते हैं, जैसे कि अब ये पूरा सिस्टम को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे जो कि इम्पिडेंस की फॉर्म में आ जाएगा। सारी इम्पिडेंसेस शो हुई हुई होंगी हर एलिमेंट की, ठीक है, हर एलिमेंट की इम्पिडेंस शो हुई हुई होंगी, तो ऑफ कोर्स वी कैन कैलकुलेट इजीली कैलकुलेट द एडमिटेंस एज वेल। ठीक है, एडमिटेंस हम लोग इजीली इस इम्पिडेंस से कैलकुलेट कर लेंगे, यानी इम्पिडेंस जो हमारे पास गिवन होगी उसके बाद हम लोग हर इम्पिडेंस का इंडिविजुअली इन्वर्स निकाल लेंगे, तो हमारे पास पूरा सिस्टम जो होगा वो एडमिटेंस फॉर्म में आ जाएगा। और फिर उसको इक्वेशन की फॉर्म में करने के लिए हम लोग नोडल एनालिसिस लगा देंगे। नोडल एनालिसिस हमें पता है केसीएल होता है। केसीएल मीन्स कि हमारे पास जितने भी करंट्स जो है वो एक नोड में एंटर और लीव कर रहे हैं, उनको एक इक्वेशन की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी। तो हमारे पास जितनी भी नोड्स होंगी उतनी इक्वेशन बन जाएंगी। यहाँ पर नोड्स नहीं होती, यहाँ पर बसेस होती हैं, यानी जितनी बसेस उतनी इक्वेशंस हमारे पास बन जाएंगी। ठीक है, तो फिर हमारे पास जितनी इक्वेशंस होंगी हम लोग उसको फिर बाद में मैट्रिक्स की फॉर्म में इक्वेशंस को हम लोग लिखना आता ही है, या फिर मैं बता भी दूंगी अभी। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से एक वाई बस मैट्रिक्स बन जाएगा। सही है, अब इसको एक्चुअली बनाकर देखते हैं बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल पावर सिस्टम। तो हमारे पास हम लोग जो है सो नाउ लेट्स कम बैक टू द ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें आपको सिखाया हुआ है कि किस तरह से वाई बस मैट्रिक्स बनेगा ऑफ अ सिंपल पावर सिस्टम इफ यू हैव। ठीक है, एंड देन ओके नाउ सो लेट्स जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ दिस पावर सिस्टम गिवन टू अस। तो हमारे पास ये सिंगल लाइन डायग्राम है, सिंगल लाइन डायग्राम की फॉर्म में हमारे पास ये पावर सिस्टम गिवन है। अब हमें इसका जो कहा गया है वो हमें कहा गया है कि इसका सबसे पहले तो ड्रॉ इट्स इक्विवेलेंट सर्किट कंसिडरिंग द इंडिविजुअल मॉडलिंग ऑफ एवरी एलिमेंट, यानी कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमें ड्रॉ करना है। अब इक्विवेलेंट सर्किट हमें अगेन पता है कि जनरेटर का किस तरह से बनता है। जनरेटर का जो है वो हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स बनेगी और हमारे पास सीरीज इम्पिडेंस बन जाएगी, सीरीज रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। अब इसके पैरामीटर्स भी हमारे पास गिवन है। पैरामीटर्स में हमारे पास सिर्फ MVA गिवन है, यानी कि बेस MVA गिवन है, एंड देन दिस वोल्टेज गिवन है, केवी वोल्टेज गिवन है, एंड देन दिस इम्पिडेंस इज गिवन। इम्पिडेंस पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स गिवन है, यानी कि हमारे पास रेजिस्टिव इफेक्ट जो है वो उन्होंने जीरो कंसिडर किया हुआ है, यानी कि आर इन दिस केस इज जीरो and only the inductive part or the reactive part is there, that is 20%। 20% को हम लोग पर यूनिट में कन्वर्ट कर, मतलब 20% को हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, that will be 0.2। ठीक है, तो ये हमारे पास 0.2 बन जाएगा जनरेटिव पार्ट। मोटर को कन्वर्ट करेंगे, मोटर को अगेन हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस एंड देन द सप्लाई वोल्टेज ओके, तो हमारे पास वोल्टेज गिवन है। ठीक है, और जो है अच्छा, ये जो वोल्टेजेस गिवन है इनको हम लोग पर यूनिट पे कन्वर्ट कर लेंगे डिपेंडिंग अपॉन जो भी हमारे पास बेस वैल्यू होगी जो हम इस ट्रांसफार्मर से लेंगे। और फिर हमारे पास ये इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस में भी इसमें भी हमारे पास सिर्फ रिएक्टिव पार्ट गिवन है, रेजिस्टिव पार्ट नहीं गिवन, दैट मीन्स आर विल बी 0 एंड एक्स विल बी 0.3। ठीक है, पर यूनिट। ओके, देन वी हैव दिस ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का भी नॉमिनल एस गिवन है और नॉमिनल वोल्टेज गिवन है, यानी कि ट्रांसफार्मर के ये T1 है, यानी कि ये वाला ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के इस साइड पे जो हम लोग बेस वोल्टेज कंसिडर करेंगे वो 11 kV कंसिडर करेंगे इस साइड पर। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड पर, इस ट्रांसफार्मर के लेफ्ट साइड पर हम लोग जो बेस वोल्टेज कंसिडर करेंगे वो हम करेंगे 11 kV, यानी कि अगर हमें यहाँ पर इस जनरेटर का पर यूनिट वोल्टेज निकालना होगा तो वो हमारे पास क्योंकि 11 kV ही बेस वोल्टेज है तो हमारे पास 1 वोल्ट बन जाएगा इस जनरेटर का वोल्टेज। ठीक है, और हम इस तरह से बाकी इम्पिडेंस भी, इम्पिडेंस ऑलरेडी यहाँ पे पर यूनिट में ही गिवन है। इफ इट्स नॉट गिवन इन द पर यूनिट देन ऑफ कोर्स वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला जो भी हमारे पास पर यूनिट कन्वर्जन होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ट्रांसफार्मर की दूसरी साइड पे 220 वोल्ट्स है। 220 वोल्ट्स मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी हमारा एलिमेंट्स हैं उनका जो बेस वैल्यू होगी, बेस वोल्टेज होगा वो 220 होगा। ठीक है,
और हमारे पास उसकी अगेन ट्रांसफार्मर की भी हमारे पास सीरीज रिएक्टेंस गिवन है जो कि 15% दैट इज 0.15 और रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी, रेजिस्टेंस गिवन नहीं है तो जीरो है। ठीक है, देन वी हैव दिस आफ्टर दिस ट्रांसफार्मर वी हैव दिस ट्रांसमिशन लाइन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय J 60 ohms। अब 60 ओम देखने से पता चल रहा है कि पर यूनिट वैल्यू नहीं है बिकॉज पर यूनिट इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, मतलब 0 से लेकर 1 तक ही पर यूनिट होती है, हम इस तरह से कंसिडर करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमारी कंसिडरेशन ये होती है जो बेस वैल्यू हम सेलेक्ट करें कि उससे जो पर यूनिट वैल्यूज आए हमारी वो 1 से लेस आए। ठीक है, तो अब ये हमारे पास 60 गिवन है यानी कि ये पर यूनिट में नहीं गिवन, तो इसको हम लोग पर यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे बाय यूजिंग द बेस वैल्यू एज बेस वैल्यू। जो हमारे पास MVA वाली बेस वैल्यू होगी वो क्योंकि इस ट्रांसफार्मर की 40 है तो S की जो बेस वैल्यू है यानी कि पावर की जो बेस वैल्यू है वो है 40 MVA और जो हमारे पास वोल्टेज की बेस वैल्यू है वो है हमारे पास 220 वोल्ट्स। तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इसकी इम्पेडेंस की बेस वैल्यू, इम्पेडेंस की पर यूनिट वैल्यू ऑफ दिस ट्रांसमिशन लाइन। एंड देन अगेन वी हैव दिस अगेन ट्रांसफार्मर। अच्छा, बिफोर दिस वी हैव ये जो हमारे पास ब्लॉक्स बने हुए ये हमारे पास सर्किट ब्रेकर्स है। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़े हुए थे कि हमारे पास ये जो स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं ये हमारे पास शो करते हैं सर्किट ब्रेकर्स। ठीक है, इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, देन वी अगेन हैव दिस ट्रांसफार्मर। इसकी रेटिंग हमारे पास अगेन 40 MVA है और 220/11 है यानी कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लग रहा है। इसकी ये वाली साइड अगेन 220 और ये वाली साइड जो है वो 11 kV यानी कि ये वाला जो सर्किट होगा इसके इस साइड वाला इसकी जो बेस वैल्यू होगी वो हमारे पास 11 kV होगी और एस जो होगा वो 40 kV होगा, एस बेस जो होगा वो 40 kV होगा। और जो इम्पिडेंस गिवन है हमारे पास दूसरे ट्रांसफार्मर की इसकी वो है 0.15 अगेन। ठीक है, और फिर हमारे पास ये मोटर है, मोटर की हमारे पास जो सीरीज इम्पिडेंस है वो गिवन है 0.3 यानी सिर्फ एक्स गिवन है, आर अगेन जीरो हो जाएगा, बाकी चीज़ें भी हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको पूरे इस पावर सिस्टम को सिंगल लाइन डायग्राम को हमें इसके इक्विवेलेंट मॉडल में लिखना है। जैसे हम लोगों ने इंडिविजुअल रखा है सब उसको मर्ज कर देंगे एक साथ। देन उसके बाद कहा हुआ है कि कन्वर्ट ऑल द इम्पिडेंसेस ऑफ दिस सिंगल लाइन डायग्राम इनटू एडमिटेंसेस एंड रीड्रॉ इट। यानी कि जाहिर है क्योंकि हमें वाई बस मैट्रिक्स निकालना है, वाई बस इज द एडमिटेंस, तो हमें उसके लिए इन सारी इम्पिडेंसेस को एडमिटेंस में कन्वर्ट करना होगा। अच्छा, ये मैंने करने की कोशिश की थी तो लेट मी जस्ट शो यू हाउ आई हैव डन इट। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉडल था। ठीक है, पावर सिस्टम का, पावर सिस्टम की सिंगल लाइन डायग्राम थी। तो ये जनरेटर को हम लोगों ने ई और रजिस्टर और रिएक्टेंस शो किया। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंस ही शो कर दूँ तो मसला नहीं होगा बिकॉज रजिस्टर का इफेक्ट जो है यहाँ पर जीरो है। ठीक है, तो फिर ये मेरा जनरेटर साइड हो गया। ये ट्रांसफार्मर साइड मैंने दिखाया हुआ था यहाँ पर आपके पास। ये ट्रांसफार्मर पूरी साइड को मैं सीरीज रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस से शो कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने ये रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को मैंने ट्रांसफार्मर पे भी शो कर दिया। फिर ये मेरे पास जो है वो है ट्रांसमिशन लाइन जो है थी उसकी जो इम्पिडेंस गिवन थी वो पर यूनिट पे नहीं गिवन थी, मैंने पर यूनिट में कन्वर्ट करके उसको आंसर ये आया था। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन ट्रांसफार्मर की अगेन सीरीज इम्पिडेंस गिवन है हमें 0.15 ये गिवन थी। एंड देन मोटर की भी सीरीज इम्पिडेंस गिवन थी हमारे पास 0.3 और फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट कर लिया और वोल्ट्स जो है वो 1 आ जाएगा बिकॉज पर यूनिट जो है वो 1 ही बनेगा, इसका भी पर यूनिट जो है वो 1 ही बनेगा। दोबारा मैं चेक कर लूँ कि इसका वाकई पर यूनिट 1 बन रहा है या नहीं बन रहा। सो अगेन अच्छा, इसका पर यूनिट जो है वो 1 नहीं बन रहा है, इसका कुछ और बन रहा है। सो यू विल कंसिडर दैट इन योर इक्वेशन। इसका जो है वो पर यूनिट वोल्ट्स जो है वो 1 नहीं बन रहे। क्यों 1 नहीं बन रहे? बिकॉज इसका जो MVA रेटेड एक्चुअल वैल्यू MVA की है वो 30 है और जो बेस वैल्यू हम लोगों ने इस साइड पे कंसिडर की थी वो इस ट्रांसफार्मर को देखकर 40 कंसिडर की थी। सो बेस वैल्यू इज 40, मोटर की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 30, तो 30 डिवाइडेड बाय 40 यू विल गेट द पर यूनिट वैल्यू ऑफ दिस मोटर, पर यूनिट केवी वैल्यू, पर यूनिट वोल्टेज वैल्यू ऑफ दिस मोटर। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप था कन्वर्ट ऑल द इम्पिडेंसेस इनटू द एडमिटेंसेस। ऑफ कोर्स इट्स वेरी इजी, हमारे पास ये इजी है। हम लोगों ने क्या किया, सारी इन सबको इन्वर्स कर दिया। 0.2 का इन्वर्स 5 बन गया, 0.15 का इन्वर्स जो है वो 6.66 बन गया, 0.04 का इन्वर्स 25, 0.15 का इन्वर्स 6.66 अगेन एंड देन 3.33 जो है वो 0.3 का इन्वर्स है।
ठीक है, इस तरह से। और हम लोगों ने ये जो सप्लाई वोल्टेज सप्लाई सोर्स है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो केसीएल अप्लाई करना है, तो इसलिए हम लोगों ने सप्लाई वोल्टेज को हम लोगों ने करंट सप्लाई सोर्स से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो इसकी सीरीज इम्पेडेंस थी उसको हम लोगों ने पैरेलल ब्रांच में शो कर दिया। इट डजेंट मैटर फॉर द कैलकुलेशन पर्पज ऑफ कोर्स। ठीक है, फिर हम लोग जो है वो हर बस के ऊपर केसीएल केवीएल अप्लाई करेंगे। इस बस के ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इस बस के ऊपर ये वाला करंट जा रहा है, यानी कि दिस करंट। एंड मतलब ये जो वोल्टेज है V1, यानी कि ये वोल्टेज जो होगा वो V1 J5 V1 हो जाएगा। ये वाला जो होगा, ये वाला करंट रिप्रेजेंट होगा V1 माइनस V2 V1 माइनस V2 माइनस J6 मल्टीप्लाई बाय माइनस J6.66। अच्छा, इसको मैं लिख देती हूँ, थोड़ा एक को लिख देती हूँ ताकि इजी हो जाए। ठीक है, सो फॉर अगर हमें अब बस वन पे अगर हम केसीएल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वोल्टेजेस बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे जे माइनस J5 V1। ठीक है, प्लस, और हमारे पास ये जो है ये प्लस नहीं, अगेन माइनस ही आएगा। ठीक है, और माइनस J6.66, ये एडमिटेंस है तो इसलिए जो है वो डिवाइड में नहीं जा रही, क्योंकि अब यहाँ पर हम केसीएल में V डिवाइडेड बाय वो करते हैं, V डिवाइड बाय इम्पिडेंस करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एडमिटेंस है तो इसलिए मल्टीप्लाई हो रही है, और यहाँ पर V1 माइनस V2। ठीक है, तो ये और इज इक्वल्स टू I1, यानी कि I1 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन बन गई। इस तरह से दूसरी इक्वेशन बनाएंगे जो उसकी बनेगी, जो इसकी बनेगी वो है बनेगी माइनस J6.66 V2 माइनस V1 एंड देन प्लस और माइनस अगेन minus J, we have 25 V2 minus V3, ठीक है, इज इक्वल्स टू I2। इस तरह से करके हम सबका बनाएंगे। आप लोगों ने बनाना सीखा ही होगा, आई एज्यूम कि थ्योरी में आप लोगों ने डिटेल में इसको बनाना सीखा होगा। तो मैंने बस डायरेक्टली उसका जो हम लोगों ने डिडक्शंस की थी कि जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो उस बस के जितने भी एडमिटेंस कनेक्टेड होती हैं उसके साथ वो उनका समेशन होता है, यानी कि माइनस J5 कनेक्टेड माइनस J5 माइनस J6.66 ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये दूसरा एलिमेंट है माइनस J6.66, यानी कि बस नंबर 2 माइनस J25 माइनस J6.66 माइनस J25। ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद बस नंबर 3 पर हमारे पास एक ये है J6.66 और J25, ये बस नंबर 2 इस पर है, तो ये माइनस J25 माइनस J6.66। एंड देन बस नंबर 4 पे हमारे पास है J3.33 और J6.66, तो J6.66 J3.33। इस तरह से हम लोगों ने ये डायगोनल मैट्रिक्स कंसिडर कर लिए। और हमारे पास जो बाकी जो कनेक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल 1 और 2 को जो कनेक्ट कर रहा है वो J6.66 कर रहा है, तो ये 1 है, 1 1 2 3 4 1 2 3 4। सो ये 1 और 1 को ये कनेक्ट कर रहे थे, तो 1 और 2 को हमारे पास J6.66 कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर J6.66 विद द नेगेटिव साइन, यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव था तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, तो प्लस J6.66 हो गया। इस तरह से वो कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स आपने सीखा हुआ है। तो हम लोगों ने ये वाई बस मैट्रिक्स जो है वो कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, तो after this what do we have is start, okay। सो हमारे पास ये हम लोगों ने सारी कंसिडर करके और हम लोगों ने कैलकुलेट वाई बस मैट्रिक्स कर लिया। इसकी जो पूरी जो कैलकुलेशंस होगी वो आप लोग सारी शो करेंगे इस प्री लैब में। ठीक है, सो इट्स रियली इजी। आफ्टर दिस, okay, after this now
in the lab task. Implement this SLD given in the pre-lab on the PowerWorld simulator and calculates its Vibus metrics using its tools. Attach the snapshot here. अब हमें यही वाला काम प्रैक्टिकली कैलकुलेशन में तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से भी किया हुआ था, लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू डू इट ऑन PowerWorld simulator. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डू दिस इन PowerWorld simulator. अच्छा, PowerWorld simulator में हम लोग जो है वो अगेन गोइंग टू द दिस न्यू केस कंसिडर करेंगे. अच्छा जी, हमारे पास ओके, सो व्हाट वी हैव इज हमारे पास ड्रॉ पे जाकर अगेन हमारे पास 4 बसेस हैं, तो हम लोग नेटवर्क पे जाएंगे, बस लेंगे. ये पहली बस, इसकी डायरेक्शन हम डाउनवर्ड्स कर देते हैं. ठीक है, वोल्टेज बेस वोल्टेज कितना था इस बस के ऊपर? बेस वोल्टेज हमारे पास इस बस के ऊपर था, जनरेटर बस है तो बेस वोल्टेज हमारे पास 11 kV है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 11 डालेंगे. सिंस इट्स अ स्लैक बस, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में हमारे पास एक स्लैक बस होना ज़रूरी होता है. जब एक किसी जनरेटर को हमें स्लैक जनरेटर कंसिडर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस सिस्टम में एक ही जनरेटर है तो हम उसी को स्लैक कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो वोल्ट्स अगेन वही वाले जो गिवन है वो गिवन है. ठीक है, आफ्टर दिस ओके, इसकी डायमेंशन दोबारा हम चेंज कर देंगे, ये चेंज नहीं हुई थी. तो बस इंफॉर्मेशन में सॉरी डिस्प्ले में हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स कर देंगे. ओके, सो अगेन नाउ विल कंसिडर द सेकेंड बस. सेकेंड बस थोड़े डिस्टेंस के साथ यहाँ पर सेकेंड बस की भी डायमेंशन हम डाउनवर्ड्स करेंगे. अच्छा, सेकेंड बस हमारे पास कौन सी थी? ये ट्रांसफार्मर की बस थी. इसका भी जो बेस था वो इस वाली बस का, यानी कि ये ट्रांसफार्मर की इसी साइड पर है तो इसका भी 11 kV ही होगा. तो 11 kV, और बाकी सब चीज़ें तो हमें बस में नहीं शो करनी होती. बस में हमें याद रखिएगा, बस में जो हमें पैरामीटर्स देने होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज के पैरामीटर्स ही गिवन होता है. तो बाकी हम इसको ओके कर देते हैं. ये बस नंबर 2 आ गई. फिर देन वी हैव बस नंबर 3 विथ सम डिस्टेंस डाउनवर्ड्स पैरामीटर. अच्छा, बस नंबर 3 जो है वो हमारे पास हम देखते हैं कि ये कौन सी है. ये थी हमारे पास बस नंबर 1 जिसका 11 था. ठीक है, सॉरी, ये बस नंबर 1 है, ये बस नंबर 2 है, एंड देन वी हैव दिस बस नंबर 2. और ये फिर ये बस जो है वो इसका वोल्टेज जो होगा वो हमारे पास, क्योंकि ये सेकेंडरी साइड पर इसकी आ गई, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज जो है वो 220 हो गया है. तो यहाँ पर इस बस का जो नॉमिनल वोल्टेज होगा वो 220 होगा. ठीक है, तो हम इसका वोल्टेज जो है वो 220 लिख देते हैं, एंड द डायरेक्शन विल बी अगेन डाउनवर्ड्स. ठीक है, अब क्योंकि आई गेस मैंने वोल्टेज जो है वो चेंज कर दिया है जस्ट टू शो कि यहाँ पर 11 kV था और यहाँ पर 220 हो गया, तो इस बस का वोल्टेज, इसका साइज भी उन्होंने ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर दिया है. इफ़ यू वांट टू डिक्रीज यू कैन. देन वी हैव दिस बस नंबर 4. अच्छा, बस नंबर 4 जो है वो हमारे पास ओके, बस नंबर 4 अगेन सेम थिंग्स रिपीट. आई थिंक मुझे चेंज करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट किया है. ओके, बस नंबर 4 पे क्योंकि अगेन हमारे पास जो है वो ट्रांसफार्मर था और अगेन वोल्टेज जो था वो चेंज हो रहा था, ट्रांसफॉर्म हो रहा था 220 से 11, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा. ठीक है, ये मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, सो नाउ वी हैव दिस 4 bus सिस्टम. ओके, ठीक है, अब हम इसके साथ कंपोनेंट्स अटैच करने की कोशिश करते हैं. ये हमारे पास सबसे पहले बस के साथ हमारे पास जनरेटर आएगा. ठीक है, जनरेटर क्योंकि ये स्लैक है तो हमारे पास जो MW होगा वो इसका 0 होगा, सेट पॉइंट 0 होगा. ठीक है, और हमारे पास इसका जो नॉमिनल इसकी जो MVA रेटिंग है, इसकी MVA रेटिंग हमें गिवन है जो कि है 40. ठीक है, तो हम यहाँ पर 100 की बजाय हम यहाँ पर 40 लिखेंगे. ठीक है, और हमारे पास जो नॉमिनल वोल्टेज था वो अगेन उन्होंने खुद से कैलकुलेट किया हुआ था उस बस का, वो था आई गेस 11 kV. ठीक है, बाकी सब चीज़ें ओके हैं. सेट पॉइंट वोल्टेज 1 ही आएगा बिकॉज स्लैक बस हो गई, तो हम लोगों ने जो कैलकुलेट भी किया था वो 1 ही आ रहा था. सो दैट्स वाई विल क्लिक ऑन ओके ओवर हियर. अच्छा, ये इसकी हम डायरेक्शन जो है वो थोड़ी सी मैं चेंज कर दूंगी. इसकी जो डिस्प्ले है वो डाउनवर्ड्स है, मैं इसको लेफ्ट साइड पे कर रही हूँ. ठीक है,
ओके, अच्छा ये सही से कनेक्ट नहीं हुआ हुआ, सो आई विल शो इट्स कनेक्शन। Okay, so it's connected. Okay, now after this, we want to connect the transformer, of course. So transformer will be taken from here. अच्छा, ट्रांसफार्मर यहाँ से लेकर कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर। डबल क्लिक। ओके, अब ट्रांसफार्मर की हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन थी। ट्रांसफार्मर की हमारे पास जो चीज़ गिवन थी वो थी ट्रांसफार्मर की सीरीज इम्पिडेंस गिवन थी, दैट इज 15%, दैट इज 0.15, MVA 40 और 11/20। अच्छा, अब ये अगेन 11/11 ले रहा है। 11/11 ये गलत ले रहा है, इसको नहीं लेना चाहिए। तो हम लोग जो है वो इसको, यानी कि हम लोगों ने बस जो इसका कनेक्ट की हुई है वो गलत कनेक्ट की हुई है, यानी कि बस को हम लोगों ने चेंज करना है। तो हम लोग इस बस का जो वोल्टेज है वो हम लोग 220 ले लेंगे, 220 kV। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू इंक्रीज इट साइज ताकि इजीली कनेक्शन हो जाए। सो दिस विल बी ट्रांसफार्मर। कनेक्शन, डबल क्लिक। ओके, सीरीज रिएक्टेंस जो थी ट्रांसफार्मर की वो थी, रेजिस्टेंस 0 ही थी, रिएक्टेंस जो थी वो 0.15 थी। अगेन अब यहाँ पर ये 11/11 खुद से ये दे रहा है, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है तो ठीक है, बाकी साइज़ वगैरह हम लोग उससे वैसे भी चेंज कर सकते हैं, तो विल चेंज इट। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर आ गया छोटा सा, इसको बड़ा सा कर लेंगे। ओके, so after this transformer we have transmission line which is connected from bus number 2 to bus number 3. So ट्रांसमिशन लाइन की इम्पिडेंस जो हमारे पास गिवन थी वो थी जो हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, आई गेस विद दिस फॉर्मूला, दैट वाज 0.04, सॉरी 0.04 इम्पिडेंस हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। 220/220 ही आ रहा है, ये गलत आ रहा है बिकॉज इसको जो है, ओके ये ट्रांसमिशन लाइन है, हाँ ये ट्रांसफार्मर नहीं है, ट्रांसमिशन लाइन है, तो इसके जो नॉमिनल वोल्टेज है वो 220 और 220 ही आएगा। सही है। अच्छा, ये ट्रांसफार्मर क्यों दिखा रहा है, इट शुड नॉट बी ट्रांसफार्मर, इट शुड बी ट्रांसमिशन लाइन। आई हैव सेलेक्टेड द रॉन्ग थिंग, इट शुड बी ट्रांसमिशन लाइन। सो ट्रांसमिशन लाइन आप यहाँ से, again I will select the transmission line. ओके, आई थिंक ये वही चीज़ है, 0.04। ठीक है, 0.04 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर विल सेलेक्ट ऑन ओके। ये हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन आ गई, इसके हम साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ये बहुत बड़ी है। आफ्टर दिस वी हैव अनदर ट्रांसफार्मर कनेक्टेड, ट्रांसफार्मर, अच्छा फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस बस टू दिस बस। सो द ट्रांसफार्मर्स 2 का हमारे पास जो 0.15 ही था, और 40 और 220/1, सो ये ऑलरेडी 220/11 कर रहा है खुद से, और ये जो था वो 0.15 थी, और हमारे पास कुछ भी नहीं है इंसर्ट करने के लिए। सो वील डू इट लाइक दिस। अब हमारे पास जो है वो सेकेंड है हमारे पास लोड। अच्छा, ये मोटर जो है उसको हम लोग लोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो वी आर गोइंग टू डू दैट। लोड, क्योंकि मोटर हमारे पास मोटर ही है। ओके, सो लोड की हमारे पास, अच्छा हमारे पास लोड, अच्छा लोड है, मैंने लोड का जो इक्विवेलेंट मॉडल बनाना मैंने अब भूल गई आपको बताना।
लोड बेसिकली हमारे पास, हम लोगों ने एक्चुअली बहुत बार बनाया हुआ है तो इसलिए मैंने दोबारा नहीं बताया, लेकिन लोड हमारे पास अगेन यू नो कि हम लोड को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी या तो हम रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव जो आरएलसी नेटवर्क होता है उस तरह से हम लोग लोड को शो कर देते हैं। लेकिन हमारे पास लोड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है हमारे पास कांस्टेंट पावर लोड, एक टाइप होती है हमारे पास कांस्टेंट वोल्टेज लोड, एक टाइप होती है हमारे पास कांस्टेंट इम्पिडेंस लोड, और एक टाइप होती है हमारे पास कांस्टेंट करंट लोड। ठीक है, जिसमें हम लोग मोस्टली हम लोग जो कंसिडर कर रहे होते हैं वो कांस्टेंट पावर लोड कंसिडर कर रहे होते हैं, जिसपे हम लोग जो इसकी पैरामीटर्स सेलेक्ट कर रहे होते हैं वो P प्लस जे आई क्यू हमें मोस्टली गिवन होता है। लोड का जो पैरामीटर जो गिवन होते हैं वो P प्लस जे आई क्यू गिवन होते हैं। इफ दे आर गिवन, दैट मीन्स दैट टाइप ऑफ लोड इज द कांस्टेंट पावर लोड। ठीक है, लेकिन अगर हमें वो नहीं गिवन और हमें इम्पिडेंस गिवन है तो दैट मीन्स दैट टाइप ऑफ लोड इज द कांस्टेंट इम्पिडेंस लोड। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस, इसमें होता क्या है, डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट पावर लोड में हमारे पास वो लोड जो होता है वो अपनी पावर को कांस्टेंट रखता है, और जो उसके ऊपर उसकी बस के साथ जो वोल्टेज आ रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली अपनी करंट कंजम्पशन को जो है वो चेंज करता है, ताकि एस इज इक्वल टू वी आई की इक्वेशन को बैलेंस कर सके। ठीक है, एस को कांस्टेंट रखता है बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट पावर लोड। ठीक है, वी यानी कि वोल्टेज, उसकी जो उसकी करस्पॉन्डिंग बस के ऊपर जो वोल्टेज आ रहा होता है वो, यानी कि फॉर एग्जांपल ये अगर उसकी करस्पॉन्डिंग बस है वो, और फिर उसके अकॉर्डिंगली उस V और S के अकॉर्डिंगली अपने करंट कंजम्पशन को चेंज करता है, जस्ट टू मेक श्योर दैट द पावर कंज्यूम बाय इट इज कांस्टेंट। टॉकिंग अबाउट द कांस्टेंट करंट, तो वो जो करंट ड्रॉ करता है वो हमेशा कांस्टेंट ड्रॉ करता है, चेंजेस नहीं लेकर आता अपने करंट के ड्रॉ में ड्रॉ करने में। ठीक है, बाकी अपने जो अपनी पावर जो वैल्यू है पावर को चेंज करता है अकॉर्डिंगली। Then what we have is after this we have constant impedance। constant impedance में वो अपनी impedance को सेम रखता है और अपनी करंट कंजम्पशन को उस impedance के लिहाज से चेंज करता है, जस्ट टू मेक श्योर द impedance is constant for the load। ठीक है, तो जो लेकिन जो मोस्ट कॉमन हमारे पास जो यूज़ हो रहा होता है फॉर द एनालिसिस पर्पज वी यूज़ मोस्ट कॉमनली कांस्टेंट पावर सिस्टम, एंड फॉर द मतलब जो हमारे पास प्रैक्टिकल सिनेरियो होते हैं उसमें मिक्सचर होता है, यानी कि कांस्टेंट पावर कांस्टेंट मतलब कुछ लोड्स जो होते हैं वो कांस्टेंट पावर होते हैं, कुछ लोड जो होते हैं वो कांस्टेंट इम्पिडेंस होते हैं। सो वी शुड कंसिडर बोथ। सो इफ इट्स अ कांस्टेंट, बिकॉज द गिवन थिंग इज फॉर टू अस is impedance, so it means that this motor is given, इसकी impedance given है, तो that means what, कि this is the constant impedance load। ठीक है, so now what are we going to do is that, so इसकी MW वैल्यू 0 ही रखेंगे। कांस्टेंट इम्पिडेंस पे हम लोग इसकी ये जो R ऊपर वाली R वैल्यू होगी रेजिस्टिव वैल्यू होगी, बिकॉज ये MW के साथ है, और नीचे वाली MVAR वैल्यू के साथ है, तो X वाली वैल्यू होगी, तो 30 था तो वो 0.3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने ये चीज़ कंसिडर कर ली है, पर यूनिट में था, पर यूनिट में कंसिडर कर लिया है। उसके बाद हम लोग जो है वो इसको इस बाकी सब चीज़ें हम देख लेंगे कि बाकी सब चीज़ें सही हैं या नहीं है। लोड की ओरिएंटेशन हम लोग लेफ्ट साइड राइट साइड पे कर देंगे ताकि हमारे पास ये सही से आ जाए। ठीक है, बाकी क्लिक ऑन ओके। सो दिस इज़ द होल थिंग, दैट इज़ हम लोगों ने पूरी पावर सिस्टम जो है वो ड्रॉ कर लिया है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी वाई बस मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब वाई बस मैट्रिक्स हम लोगों को किस तरह से निकालना सीखेंगे। वाई बस मैट्रिक्स के लिए हमने सबसे पहले वी आर गोइंग टू, बिकॉज वी वर ड्रॉइंग द सर्किट, सो वी वर इन द एडिट मोड, नाउ वी आर रनिंग द सर्किट, सो दैट्स वाई वी आर गोइंग इन द रन मोड। ठीक है, आफ्टर गोइंग टू द रन मोड, गो टू द केस इन्फॉर्मेशन। In the case information you will go to the solution detail। in this case information की रिबन में आप जाएंगे तो आपके पास ये solution details मिलेंगी। solution details को क्लिक करेंगे, then you will have this y bus। y bus को क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक y bus आपको मिल जाएगी। so it's almost giving me the correct answers, but just one thing इसको मैं कंपेयर कर लेती हूँ अपनी जो मैंने कैलकुलेट किया था theoretical कैलकुलेशन से। So this one is minus J5 minus J6.66, J6.67 आ रहा है, लेकिन J5 वो प्लस नहीं कर रहा। क्यों प्लस नहीं कर रहा, क्योंकि जब मैंने पैरामीटर्स डाले थे तो मैंने जनरेटर की सीरीज इम्पिडेंस नहीं डाली थी, तो उसके लिए आपको जनरेटर की सीरीज इम्पिडेंस भी जब डालेंगे तो वो आ जाएगा रिजल्ट सही। अगर नहीं आए जनरेटर की सीरीज इम्पिडेंस डालने के, तो आप लोग एक अलग से यानी कि यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो इसके साथ सीरीज इम्पिडेंस कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर इसको पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। लेट मी जस्ट डू इट एंड चेक। अच्छा, मैं थोड़ा पहले इसको एक्सप्लेन करती हूँ फिर मैं करके देखती हूँ।
ओके सो ये सही आ गया है। फिर बस सेकंड थिंग जो मुझे देखनी थी, ओपन विंडोज़ में जाकर मुझे वाइबस वाला देखना है। ओके, वाइबस वाले में फिर सेकंड है जे प्लस J6.67। यहाँ पर मैं देखूँ तो येस इट इज़ प्लस J6.66 तो वो 6.67 हो जाता है, ठीक है। एंड देन 00, then after this we have this 00, then again J6.67, J 6.67, फिर ये अगेन प्लस इसमें ये 6 ओके ये J6.66 प्लस J25, आपके पास क्या आंसर आएगा 31.67, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोग कैलकुलेट करके ये आपके बस बिल्कुल वेरीफाई कर लेंगे, आपका जो मैट्रिक्स आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। नाउ द अदर थिंग बस, अच्छा वो मैं सीरीज़ वाला भी करके देखती हूँ एंड में, पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँ। सो आफ्टर दिस यू हैव टू पेस्ट द स्नैपशॉट्स ऑफ ऑल द थिंग्स ओवर हेयर। उसके बाद ऑल द थिंग्स मीन्स आपको सर्किट डायग्राम, जो यानी कि जो पावर वर्ल्ड डायग्राम बनाई थी सिंगल लाइन डायग्राम वो, और वाइबस मैट्रिक्स इसकी, and then draw the single line diagram for this given tool and power world simulator and calculate its Vibus matrix using its tool। अच्छा ये आपके पास एक डिफरेंट प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। ये एक अगेन ये वाली प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर लेंगे, पावर वर्ल्ड में चक के इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे, एंड यू विल कंपेयर द वैल्यूज फ्रॉम द कैलकुलेटेड वन विद द पावर वर्ल्ड सिमुलेटर वंस, दे विल बिकम similar, they will come out to be similar। Then after this you have given another single line diagram, लेकिन single line diagram नहीं given, उसके parameters given है, ठीक है। तो उसके अब parameters आपके पास given है। ये आपको इस पैरामीटर्स को देखते हुए आपको सिंगल लाइन डायग्राम खुद से ड्रॉ करनी है। यू डोंट नीड टू ड्रॉ इट ऑन पेपर, यू जस्ट डायरेक्टली नीड टू ड्रॉ इट ऑन पावर वर्ल्ड सिमुलेटर, ठीक है। पावर वर्ल्ड सिमुलेटर पे डायरेक्टली इसको ड्रॉ करेंगे और वहीं पर उसके टूल्स को यूज़ करते हुए वाइबस मैट्रिक्स निकालेंगे, जैसे अभी मैंने करके दिखाया था, और फिर मतलब यहाँ पर उसके स्नैपशॉट्स जो है वो पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आई अज्यूम दैट यू विल बी एबल टू डू इट। अगर नहीं कोई मसला आता है तो ऑफ कोर्स यू कैन आस्क मी, आई विल गाइड यू हाउ टू डू इट। Then after this we have export the Vibus matrix to matrix on MATLAB, paste the code here। हमें जो है वो इस Vibus को MATLAB पे क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, किसी भी यहाँ पर किसी सेल पर अपने कर्सर को रखकर राइट क्लिक कर देंगे, ठीक है। और राइट क्लिक करने के बाद वी हैव दिस सेव वाइबस इन मैटलैब फॉर्मेट, सो विल क्लिक ऑन इट एंड देन यू विल डिसाइड द लोकेशन। अच्छा ये दूसरा जो है वो जैकोबियन मैटलैब दिखा रहा है, ये हमें अभी इसका टॉपिक नहीं आया तो हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट कंसर्न विद द वाइबस इन मैटलैब फॉर्मेट। सो हम लोग वाइबस हम लोग जो है उसकी जो फाइल लोकेशन है वो मैं इसकी डेस्कटॉप डाल रही हूँ ताकि मेरे लिए ईजी हो जाए टू लोकेट इट। सो इसके मैंने ये डेस्कटॉप पे बनकर आ जाएगी। नाउ इंक्लूड द बस वोल्टेजेस एज वेल, क्योंकि मैंने बस वोल्टेजेस लिए हुए हैं तो ये इट शुड इंक्लूड, यानी कि पूरा जो आपके पास फाइनल बस मैट्रिक्स आता है वो आ जाए आई वी और वाई की फॉर्म में, सही है। नाउ सेव, अब ये सेव हो चुकी होगी, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। नाउ आई विल ओपन द मैटलैब। मैटलैब ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है तो तब तक हम दूसरे काम कर सकते हैं। मैटलैब कहाँ है, ओके सो ये दूसरा मैटलैब खोल कर आ गया। मैटलैब ये थोड़ा सा मैटलैब टाइम लेता है, सो विल जस्ट सी। तब तक हम जो है वो जो हम लोगों ने बात की थी सीरीज इम्पिडेंस की, तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लेते हैं। गो टू द एडिट मोड, मैटलैब को भी मीन वाइल, ओके मैटलैब इज ओपन नाउ, सो मैटलैब को देख लेते हैं। अब मैटलैब में इट्स लेट जस्ट इनिशियलाइज। अच्छा तो हमारे पास ड्रॉ में जाएंगे, ड्रॉ में जाने के बाद वी हैव दिस
Okay, so generator, series capacitor. So what we can have is so with this we have, अच्छा यहाँ पर हम लोग जो है वो अपनी सीरीज रेजिस्टेंस डाल सकते हैं. दैट वाज 0.2 आई गेस, 0.2. Let me confirm it again if it was 0.2 or not. 0.2, yes. And then 0.2. ये पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो सीक्वेंस क्या होती हैं ये आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने इसको पढ़ा या नहीं पढ़ा. ये बेसिकली हम लोग अपने सर्किट को, अपने सिस्टम को डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं. एक ही बस को हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो सीक्वेंस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, और हम लोग कंसिडर ये करते हैं कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो सीक्वेंस है इनमें जो इम्पिडेंसेस होंगी नॉर्मल ऑपरेशन में सेम होंगी, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो सेम होंगी. अगर सेम नहीं है तो दैट मीन्स देयर इज सम फॉल्ट इन द एनालिसिस. तो फॉल्ट एनालिसिस जब हम लोग करेंगे देन वी विल हैव एन इंट्रोडक्शन अबाउट दिस पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो सीक्वेंसेस ऑफ दिस थिंग. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर भी हम लोग जनरेटर स्टेप ट्रांसफार्मर हम लोग डाल सकते हैं. सो दिस इज 0.2. ठीक है. आई विल क्लिक ऑन ओके ओवर हेयर. Now I will again go to the case information, run mode, and then solution details. I hope the answer is correct this time. It's not, so that means it's not considering the series impedance of the generator. That means सीरीज के लिए आपको एक अलग से बस सीरीज इम्पिडेंस अगर शो करनी है जनरेटर साइज पे तो आपको एक अलग से बस जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी होगी. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज सिंपली ऐड द सीरीज इम्पिडेंस ऑफ द जनरेटर हेयर इन दिस बस. अदरवाइज बाकी सब चीज़ें जो हैं वो सेम है. सही है. नाउ आई विल अगेन गो टू द MATLAB part. MATLAB is still on initializing. I guess it is stuck, but let's just wait for some more time to see. Okay, now I think I can open. Okay, it's now ready. So हमें MATLAB पे जो है वो अपनी MATLAB will go on open. Check कि चल रहा है नहीं चल रहा. चल रहा है. सही है. Okay, so we'll go on here, open. On desktop we have saved this Vibus, so we'll click on Vibus. We'll import the Vibus on MATLAB. So now you have seen that what is this is the whole matrix of the Vibus. Vibus पूरा matrix की फॉर्म में MATLAB की कमांड्स में की फॉर्म में हमारे पास गिवन है. ठीक है. वोल्टेजेस भी हमारे पास आ गए 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट क्योंकि हम लोगों ने यही कंसिडर किए थे. ठीक है. और हमारे पास ये जो है वो जे जो है उन्होंने शो किया हुआ है जे इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 दैट इज आयोटा ऑफ कोर्स. तो अब हमारे पास ये जो है इस फॉर्म में गिवन है कि इसके फर्दर हम लोग को जो भी कैलकुलेशंस जो भी एनालिसिस अगर हमें MATLAB में करने हैं, MATLAB में इजी लग रहा है तो हम लोग MATLAB में कर सकते हैं. अगर हमें पावर वर्ल्ड में इजी लग रहा है तो हम लोग पावर वर्ल्ड में कर लेते हैं. ठीक है. तो लेट मी जस्ट गो बैक टू द लैब टास्क ओवर हेयर. ये हम लोगों ने कर लिया. एक्सपोर्ट द वाइबस मैट्रिक्स ऑन MATLAB, पेस्ट द कोड हेयर. जो भी आपका ये कोड आएगा उसको पेस्ट कर देंगे वहाँ पर. एंड देन वी हैव ड्रॉ द स्पार्सिटी ग्राफ ऑफ दिस वाइबस. नाउ व्हाट इज दिस स्पार्सिटी? स्पार्सिटी क्या होती है? बेसिकली स्पार्स जो है वो स्पार्सिटी हमें बताती है कि हमारे पास एक नेटवर्क में एक मैट्रिक्स में कितने जो है वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं. अब नॉन ज़ीरो एलिमेंट से हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है? नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हम लोग क्यों कंसर्न्ड होते हैं? वाई आर वी सो कंसर्न्ड अबाउट द नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स फाइंडिंग आउट?
सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास जब हम लोग एडमिटेंस मैट्रिक्स निकालते हैं ऑफ लार्ज पावर सिस्टम्स का, ठीक है, जो हमारे पास बड़े बड़े पावर सिस्टम्स होते हैं, ये तो अभी एक छोटी सी एग्जांपल थी जिसमें कुछ भी नहीं था, एक सिंपल सा पावर सिस्टम था जो कि आई थिंक एग्जिस्ट भी नहीं करता होगा प्रैक्टिकली, बहुत कम एग्जिस्ट करता होगा। सो लेकिन जो लार्ज पावर सिस्टम्स होते हैं, जब उसका वाइबस मैट्रिक्स निकालते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो जितने भी जीरोज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि 90 around 95, it is said that 95 or 97% of the whole matrix, whole Vibus matrix is empty, is almost empty। ठीक है, तो बाकी जो 3% बचा है वो सिर्फ उसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे काम की चीज़ें होती हैं, जिनको हम देके कुछ ना कुछ अपनी फर्दर कैलकुलेशन या डिडक्शंस कर रहे होते हैं। सो दैट मीन्स व्हाट, अगर हम एनालिसिस करने जाएं अपने उस मैट्रिक्स को किसी अपने सिस्टम पे सेव करने जाएं, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर 100 बस सिस्टम है, 100 बस सिस्टम का मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो वाई मैट्रिक्स बनेगा वो 100/100 बनेगा। अब 100/100 में 97% ऑफ द मैट्रिक्स इज एम्प्टी, बट इट इज स्टिल टेकिंग सम स्पेस ऑन आर सिस्टम। ठीक है, वो 100/100 मैट्रिक्स पूरा का पूरा कोई ना कोई स्पेस ले रहा होगा। तो अब उस चीज़ को, उस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए वी आर कंसर्न्ड कि हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस कितनी है। तो जितनी एम्प्टी स्पेसेस होती है हम लोग उनको कट कर देते हैं, और जितनी नॉन जीरो पार्ट होता है वो हमारे पास उतना हम लोग उस वाले पार्ट को सिर्फ और सिर्फ सेव करते हैं विद सम पर्टिकुलर ऑफ कोर्स प्रीफिक्स, ताकि हमें पता चले कि ये एलिमेंट जो नॉन जीरो था वो कहाँ पर लाई कर रहा था। सो दैट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द स्पार्सिटी, ताकि हमें पता चले कि कितना स्पार्स मैट्रिक्स है, ताकि हम अपने सिस्टम में कितनी जगह जो है वो सेव कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगेन हमें पता भी चले कि हम लोग जो उसको एनालाइज करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे डिफरेंट आइट्रेशंस के साथ साथ, तो हमें कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा वो काम और कितना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई वी कंसिडर द स्पार्सिटी ऑफ द वाइबस मैट्रिक्स और एनी मैट्रिक्स। सो दैट्स व्हाई वी आर कंसर्न्ड अबाउट द स्पार्सिटी। तो स्पार्सिटी होती क्या है? स्पार्सिटी, देयर इज अ फॉर्मूला गिवन टू अस ऑफ द स्पार्सिटी। स्पार्सिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो 2/2 का मैट्रिक्स है, 2/2 का मतलब है कि उसमें जो टोटल एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 एलिमेंट्स होंगे, तो टोटल एलिमेंट्स की जगह 4 आ जाएगा, नॉन जीरो जितने भी होंगे आप यहाँ ऊपर लिखकर मल्टीप्लाई बाय 100 करके आप उसकी परसेंटेज स्पार्सिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो स्पार्सिटी है मैं इसको जो है वो ग्राफ के थ्रू करूँगी ऑन मैटलैब। देयर इज अ वेरी सिंपल कमांड ऑन मैटलैब। आई विल राइट इट ऑन द डायरेक्ट ऑन द कमांड विंडो ताकि मुझे सेव ना करना पड़े। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया वाइबस मैट्रिक्स। अब एक बहुत सिंपल कमांड है दैट इज कॉल्ड एज स्पाई। ठीक है, स्पाई के नाम पे एक कमांड है जिसको मैं यहाँ स्पाई वाइबस, यानी कि वाइबस जो वेरिएबल है उसके अंदर जितनी भी जो स्पार्स मैट्रिक्स है वो हमें ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करे। ठीक है, आई क्लिक ऑन क्लिक एंटर, प्रेस एंटर एंड देन ओके नाउ। सो दिस इज द स्पार्सिटी मैट्रिक्स। ये जो है वो हमें बता रहा है कि ये हमारा मैट्रिक्स है। अब इसमें देखिए उन्होंने बता दिया कि नॉन जीरो एलिमेंट्स जो हैं वो हैं 10। ठीक है, टोटल ये 4/4 का मैट्रिक्स है, यानी कि टोटल जो एलिमेंट्स होंगे वो 16 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, उनमें से जो है वो 6 एलिमेंट्स खाली हैं और बाकी जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। सही है, सो लेट मी जस्ट कंफर्म इट। So 1 2 3 4 5 6, yes, 4 elements are empty. So this before my laptop gets closed I'll just wind up all the things. So now you have to perform this task on MATLAB as well as on so now you have to perform this whole lab task. अगर कोई problem आती है तो yes of course you can ask me. I'll just quickly click on stop over here so that मेरी जो video है वो stop ना हो. So if you have any problem regarding anything on in the lab task or post lab or pre lab, you can of course ask me. I'm sure pre lab और post lab में कोई problem नहीं होंगी, लेकिन lab task में if you find any problem in implementing the single line diagram of the given data, then of course you can ask me. I'll guide you in the next video. So till then you have to do the whole thing and submit it, and make sure to paste the snapshots of every calculation of every modeling you are doing on this lab manual. There will be marks. ठीक है, so till then Allah Hafiz.